हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपकी है 10th की केमिस्ट्री। 10th की जो केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारा जो 3rd लेसन चल रहा है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर आपका जान लीजिए, जो इसमें पूरा कोर्स कवर करने वाली चीज थी, हमने पूरे इस चैप्टर के कोर्स को कवर कर दिया है, कंप्लीट है। आज इसके लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम आज आपको बताएंगे एनसीईआरटी के, या कह सकते हो कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप लोग क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो जिससे आपको और पढ़ने में सुविधा प्राप्त होगी। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे 6-7-8 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसे भी आप लोग अपनी नोट्स में जैसे आपने जहां बनाया उसी के आगे क्वेश्चन और फिर उसके बाद आंसर को लिखिएगा। आप लोग क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा और आंसर को ब्लू पेन से लिखिएगा। तो देर नहीं किया करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ। लोहे चूर्ण पर कम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? क्वेश्चन यही है। लौह, क्वेश्चन तो हमको लिखना ही पड़ेगा भाई। चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे यह कह रहा है कि लोहे का चूर्ण लिया गया है और उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो आपको जब मैंने धातु और अधातु का रासायनिक गुण बताया था, तो आपको मैंने धातुओं का रासायनिक गुण बताया था कि धातुएं जो होती हैं वह अम्ल से जब क्रिया करती हैं तो सॉल्ट का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये क्वेश्चन ही बताया था। और एक चीज मैंने जब विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बताया था, तो वो बताया था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर वो अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और आप लौह मतलब क्या होता है? आयरन। आप आयरन धातु है, पहला रीजन तो यही हो गया कि ये अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी और साल्ट बनाएगी। दूसरा रीजन मैंने जब विद्युत रासायनिक श्रेणी बताया था, तब भी आपको बताया था कि यह हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए यह क्रियाशील धातु है और जिसके कारण ये अम्ल से क्रिया करेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो यहाँ पे एकदम सीधा सीधा इसका आंसर अब आपको मिल गया होगा। आंसर इसका क्या आएगा, ध्यान दीजिए। लौह चूर्ण पर, क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है। फेरस क्लोराइड ब्रेकअप में क्या लिखोगे? सॉल्ट एवं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि धातु है ना ये, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आंसर है इसका। लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर फेरस क्लोराइड, देखिए आयरन के 2 सॉल्ट होते हैं, क्योंकि आयरन डी ब्लॉक का तत्व है, इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी। तो यहाँ पे एक होता है FeCl2, ये फेरस क्लोराइड होता है, और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 होती है। और जब आपका FeCl3 लिखा जाता है तो इसको फेरिक क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, ये फेरस क्लोराइड है और ये फेरिक क्लोराइड है। यहाँ पे देख रहे हो 2 है और यहाँ पे कितनी है? 3 है। इसको आयरन सेकेंड कहते हैं और इसको आयरन थर्ड कहते हैं। तो दोनों बन सकता है, ऐसा कोई बात है नहीं। आप बैलेंस करना तो आप जाते, तो हमने केवल एक बना दिया है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। फेरस क्लोराइड, चलिए रिएक्शन लिखिए। Fe, ये हो गया आपका लौह चूर्ण, क्या हो गया आपका? लौह चूर्ण,
और प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैंने बताया फेरस क्लोराइड बनेगा तो FeCl2 और प्लस कौन सी गैस बाहर होगी, हाइड्रोजन गैस। Fe और यहां से Cl, FeCl2 और यहां से हाइड्रोजन, ये H2 निकला। अब बैलेंस करिए, यहां एक आयरन है, यहां पे भी एक आयरन है, लेकिन यहां क्लोरीन एक है, यहां कितनी है, 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन भी 2, इक्वेशन बराबर है। तो यही इसका इक्वेशन। केमिस्ट्री में अगर आप इक्वेशन नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज केवल लिखते हैं, तो आपको नंबर आधा मिला किया करता है, नोट कर लीजिएगा। जब तक आप पूरा इक्वेशन नहीं लिखेंगे और उसकी लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, तब तक अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप केवल लैंग्वेज लिख दीजिए, आप रिएक्शन लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा लैंग्वेज भी लिखते हैं और रिएक्शन भी लिखते हैं, तब आपको पूरा विधिवत नंबर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हमने दिया क्या कि लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर फेरस क्लोराइड ब्रैकेट में सॉल्ट एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये लौह चूर्ण, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये आपका क्या है, फेरस क्लोराइड। क्या है आपका, ये फेरस क्लोराइड है। और ये आपकी कौन सी गैस मुक्त हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको इरेज कर देना, हो जा दीजिए। आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्लैक पेन से क्वेश्चन को लिखेंगे और ब्लू पेन से आप क्या लिखेंगे, आंसर। जो आपके क्वेश्चन कुछ हट करके हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है उसी टॉपिक से ही रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा माइन्यूट है, उसी कुछ महत्वपूर्ण आपको धातु और धातु का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपको, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आयरन से ही रिलेटिव है ये। आयरन के निष्कर्षण, आयरन के निष्कर्षण की क्रिया में, निष्कर्षण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए। किन्हीं दो कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो इसका जवाब देने का प्रयास करें। विचार करें कि अगर हमने इस चीज क्वेश्चन को हल नहीं कराया होता अभी आपके सामने, और ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता हल करने के लिए, तो आप इसको कैसे हल करते। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। तो इस चीज को आपको हम बता रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको हल करवा रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, निष्कर्षण की मैंने 4 विधियां बताया हुआ है। सही तरीके से 4 विधियां, लेकिन 3 आपको मैंने बताया। जैसे निस्तापन में सबसे पहली होती, पहले कहे कोई निष्कर्षण किसे कहते हैं, तो जब रासायनिक विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है तो उसे निष्कर्षण कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब रासायनिक विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है तो उसको निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहली है निस्तापन, दूसरी है भर्जन, तीसरी है प्रगलन और फिर चौथी मैंने विद्युतअपघटनी बताया था। इतनी विधियां आपको मैंने बताया निष्कर्षण के अंतर्गत। क्वेश्चन का भी जैसे आपसे कोई पूछे निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं, तब आप उसका जवाब दे दीजिए। तो एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2 क्वेश्चन हल करा रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब आयरन का निष्कर्षण कहाँ किया जाता है, बता रहे आयरन का प्रगलन किया जाता है वात्या भट्ठी में। और प्रगलन की क्रिया में मैंने बताया था अयस्क के साथ 2 पदार्थ लिए जाते हैं। 2 पदार्थ लिए जाते हैं, एक होता है कोक और एक होता है गालक। तो जब आयरन का निष्कर्षण किया जाता है, जिसमें प्रयुक्त होने
अंतर्गत केवल यूजफुल होंगे, जो इसको मतलब निष्कर्षण की क्रिया में प्रयुक्त होंगे, बस केवल ज़्यादा वो उसका यूजफुल उपयोग नहीं होता है, लेकिन वो बस क्या किया करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रोसीड करने में सहायता किया करते हैं। तो जो आपके दो इसमें कच्चे पदार्थ होते हैं, एक हुआ करता है आपका कोक आपको मैंने बताया, और दूसरा होता है गालक, और इसमें गालक के रूप में जो यूज में लिया किया करता है वो आपका हुआ करता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, या चूने का पत्थर जिसको कह सकते हो, चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे, आयरन के आंसर है, आयरन के निष्कर्षण की क्रिया में, आयरन के निष्कर्षण की क्रिया में प्रयुक्त दो पदार्थ निम्न है, प्रयुक्त दो पदार्थ निम्न है। नंबर 1 कोक। ऐसा ईंधन होता है ये जो कोयले जैसा, जो बिना धुएं के साथ जलता है, और दूसरा होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक तरीके से गालक की तरह कार्य कर रहा है, और ये किसकी तरह? कोक की तरह। बताया था ना, प्रगलन की क्रिया में अयस्क को उचित कोक या कोक एवं उचित गालक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती थी? प्रगलन कहलाती थी। तो प्रगलन की क्रिया में खास तो देखो, अगर अभी इसी को डायरेक्ट कह देते हैं प्रगलन की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए तो आप एकदम समझ जाते, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दिया, कह दिया अयस्क के निष्कर्षण में, आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो पदार्थों का नाम लिखिए, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि आप क्वेश्चन का मतलब पहले से ही जानते थे। इसीलिए आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है? किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। ये क्वेश्चन है, जान लीजिए, बताए जल्दी से जिसको इसको मालूम हो। तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। बताइए जल्दी से आंसर इसका। किन्हीं दो धातुओं का नाम बताइए कि जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो आपको मैंने अगर इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जवाब दिया था, तो मैंने बताया था कि प्रकृति में पाई जाने वाली जो सबसे शुद्ध दो धातुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? आयरन होता है और सोना होता है, और कौन सा? चांदी। तो सोना और चांदी के इसीलिए आभूषण भी बनाए जाते हैं, जान लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत कम क्रियाशील होती है, ना तो वायुमंडल से, ना तो अम्लों से आसानी से, ना क्षारकों से वो जल्दी से क्रिया नहीं करती, इसलिए तो जो आभूषण होते हैं वो जल्दी आपके खराब भी नहीं होते हैं। लेकिन जब उसमें कभी मिलावट रहा किया करती है, शुद्ध सोना नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ, या चांदी सही नहीं रहती है, तो उसमें देखिए फिर तुरंत आपका उसमें का जो कलर होता है वो बैड होने लगता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी दो धातुएं जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो उसमें नंबर 1 है चांदी, नंबर 2 है कौन सा? सोना। तो यहां मैं जवाब दे रहा हूं सोना, Au इसका सिंबल होता है, तथा चांदी, चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। ठीक है, सोना तथा चांदी ऐसी
उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब जो बहुत कम क्रियाशील है। उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, सोना और चांदी ऐसी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जो वायु या ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं, जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो एकदम सीधा सीधा सा इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए। या आपसे कोई क्वेश्चन कहे प्रकृति में पाए जाने वाले किन्हीं 2 शुद्ध धातुओं का नाम लिखिए, तब भी सोना और चांदी। अब बात समझ में आया? सबसे अधिक आघात वर्धनीयता और चालकता का गुण किसमें पाया जाता है? सोना और चांदी में। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से बताने का प्रयास किया, तो कोई क्वेश्चन हर तरह मैंने अगर आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी आप बता सकते हैं। सबसे अधिक शुद्ध 2 धातुएं कौन सी हैं? सोना चांदी। मुक्त अवस्था में कौन धातुएं पाई जाती हैं? सोना चांदी। ऐसी धातु जिनके आभूषण बनाए जाते हैं? सोना चांदी। ऐसी धातु जिसमें आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण ज्यादा पाया जाता है? सोना चांदी। ऐसी धातु जिसमें चालकता का गुण ज्यादा पाया जाता है? सोना चांदी। तो एक क्वेश्चन को आप समझिए और कई तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको लेने जा रहे हैं, किन्हीं 2 ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय। एक क्वेश्चन आप पकड़िए, उस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलने का प्रयास किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये लेक्चर आप लोग पूरा देखिएगा और विधिवत तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। किन्हीं 2 ऑक्साइडों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो ना तो अम्लीय एवं ना तो क्षारीय होते हैं। ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी से, जिसको आ रहा हो। किन्हीं 2 ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्या हुआ करते हैं? क्षारीय। जवाब दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप जान लीजिए कि अभी आपकी तैयारी सही से हुई नहीं है। चेक करिए अपने आप को। इसीलिए लास्ट में आपको जैसे टेस्ट होता है वैसे क्वेश्चन मैं हल कराने का प्रयास करता हूं, ताकि आपकी समस्याएं कुछ यहां से क्रिएट हो जाए और जो ज्यादा सोचते कि मेरे को तैयार हो गया उनको पता लग जाए। तो अब आपको बता रहा हूं, सुनिए। पहले एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन। पहली चीज अम्लीय ऑक्साइड बता, क्षारीय ऑक्साइड। धातुओं के जितने ऑक्साइड होते हैं सब क्षारीय होते हैं। नोट बताया हूं इस चीज को, क्योंकि वो जल से क्रिया करेंगे तो क्षारक का निर्माण करते हैं। और अधातुओं के जितने ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसको उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने बताया था, जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके सॉल्ट का एवं जल का निर्माण करते थे, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जैसे उसमें मैंने एल्मुना का बताया था, Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये जान लीजिएगा। अब जैसे अम्लीय ऑक्साइड कहा जाए तो अम्लीय ऑक्साइड में जैसे अधातुओं का ऑक्साइड ले लीजिए। अधातुओं का ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड में जैसे Na2O, MgO, ये सब क्षारीय ऑक्साइड है। कैसे हैं ये सब? ये धातुओं से बने हैं तो ये सब कैसे हैं? क्षारीय ऑक्साइड। और ये कैसे हैं? अम्लीय ऑक्साइड। और मैंने बताया था Al2O3 एल्मुना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप जान लीजिए कि इसको भी आप सही से पढ़ रहे हैं। आप इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछिए तो वो एक बार डांस कर जाएंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। ये क्षारीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? जो ना तो अम्लीय हो और ना ही क्या हो? क्षारीय हो। तो ऐसे 2 ऑक्साइड का मतलब होगा, एक ऑक्साइड आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। लीजिए एक नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस होती है, जान लीजिए।
जिसका अगर अधिक मात्रा में इसके संपर्क में व्यक्ति आते हैं तो दम घुटने लगता है। और आपका जब दम घुटने लगता है तो ऐसे लगता है कि जैसे गले में आपके फंदा बांध दिया गया है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को मौत का फंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत का फंदा भी कहते हैं। पहला ऑक्साइड है। और दूसरा ऑक्साइड होता है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड क्या होता है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसका फार्मूला होता है N2O। नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है और ये कार्बन का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब एक देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, और ये भी आपको बताने का प्रयास किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब प्रदूषक गैसें भी हैं। तो किन्हीं दो ऑक्साइडों के नाम लिखिए जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो उसमें पहला जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किस पदार्थ के साथ मिश्रित किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, इसको मिटा रहे भाई। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका ये, स्टेनलेस स्टील। स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हो? इस्पात। क्या कहते हैं? इस्पात। स्टेनलेस स्टील को, स्टेनलेस स्टील में आयरन तो लोहा के साथ किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? जवाब दीजिए जल्दी से। मिश्रित किया जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? इसका आंसर होता है, जब मिश्र धातु मैंने बताया था, दो या दो से अधिक धातुओं के, अधातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा करते हैं? मिश्र धातु। द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल मोर देन टू इज कॉल्ड एलॉय। तो दो या दो से अधिक धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील क्या है जानते हो? स्टेनलेस स्टील ये एक प्रकार की मिश्र धातु है आपकी। तो जब इस, और बनाई किसे जाती है? आयरन से। स्टील आप जानते हो आयरन से बनाई जाती है, और उसमें जंग लगता नहीं जल्दी। आप देखते ही, आप लोग स्टील के बर्तन होते हैं घर पे आपके। तो इस स्टील में क्या किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ दो पदार्थ मिलाए जाते हैं। नंबर एक होता है निकिल, और निकिल का सिंबल होता है Ni, और दूसरा होता है आपका क्रोमियम। क्या हुआ करता है? क्रोमियम, और क्रोमियम का सिंबल होता है Ci। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मैंने क्या दे दिया कि स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ जो यहाँ पे जो पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं उसका नाम क्या हुआ करता है? आपका निकिल, और क्या हुआ करता है? क्रोमियम। निकिल और क्या हुआ करता है? क्रोमियम को क्या किया जाता है? मिश्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ आग पकड़ने वाली किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या रहा है? जल के साथ आग पकड़ने वाली किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए। तो आपको इसका तो जवाब सबको मालूम होगा, काफी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब भी जानते होंगे। जल के साथ आग पकड़ने वाली किन्हीं दो
धातुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टेबल है। जल के साथ आग पकड़ने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। काफी बच्चों को इसका आंसर मालूम भी है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं मालूम है। कुछ बच्चे सुने होंगे अगर सही से लेक्चर्स को तो उसको उनको मालूम है। मैंने बताया था दो धातुएं जो सबसे अधिक क्रियाशील हैं, वो इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि अगर उनको आप पानी में फेंक दीजिए तो आग लग जाती है। तो अगर पानी में उनको फेंकिए आग लग जा रही है तो इसका मतलब वो जल के साथ आग पकड़ रही हैं। तो ऐसी आपकी दो धातुएं हैं, एक का नाम है सोडियम और एक पोटेशियम। तो इसका आंसर है, अगर आप डायरेक्ट कहें तो आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये जल के साथ क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। आंसर है सोडियम ब्रैकेट में Na एवं पोटेशियम सिंबल इसका क्या है, के। अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं, अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं। और एक क्वेश्चन यहीं और छिपा है, ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। ये जवाब मैंने दे दिया था आपको कि ये बहुत मुलायम होती हैं, अगर आप इन्हें चाहेंगे तो बड़ी आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो सोडियम एवं पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं जो जल के साथ आग पकड़ लेती हैं और इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इतनी क्रियाशील होती हैं इसीलिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी था, आपको बता दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपने इस क्वेश्चन को शायद सुना भी नहीं होगा आप लोग, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपको हम और बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहले इसको हम मिटा देंगे तब फिर तो क्वेश्चन आपको बताएं। बढ़िया से इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा आपको। और पर डे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अगर तैयारी होती रहती है तब क्वेश्चन आपका सही रहता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिए। अपने आपने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को, तांबे के मलिन माने होता है गंदे, बर्तनों को, तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय, नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को किस प्रकार साफ करने, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित हैं? और आगे भी है, यह खट्टे पदार्थ मतलब जो नींबू के रस में, इमली के रस में पदार्थ बर्तन को साफ करने में किस प्रकार प्रभावित हैं? अच्छा क्वेश्चन है दैनिक जीवन के लिए। किस प्रकार क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए।
अगर जिसकी अच्छी तैयारी है तो आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में किस प्रकार प्रभावित हैं? बताइए जल्दी से आंसर इसका, तब फिर आगे हम आपको बताएं। चेक करिए खुद को, आप अपने आप को। जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए जवाब देता हूं। जो बर्तन होते हैं, देखते हो तांबे के जो बर्तन होते हैं, जब वो गंदे हो जाया किया करते हैं काफी दिनों से अगर आप उनको रखे हैं, तो आप देखते हो लोग सलाह देते हैं कि उनको नींबू या इमली के रस से आप उसको साफ करिए, तो वो आपका बर्तन साफ हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो ये नींबू के या इमली के जो खट्टे पदार्थ हैं, बर्तन को साफ करने में किस प्रकार प्रभावित है, ये क्वेश्चन जवाब कह रहा है आपसे। तो आपको हम बता रहे हैं इसका जवाब यही है कि जो तांबे का जो बर्तन होता है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, मलिन परत जमी रहती है। जब वो गंदा होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, और जैसे ही हम उसको नींबू या इमली के रस से उसको साफ करते हैं तो उस परत को वो हटा देती है। गंदी हो गई थी ना वो, उस परत के कारण बनने से वो पूरा बर्तन आपका गंदा हो गया था। तो जब हम उसको नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो वो परत हट जाती है और आपका बर्तन साफ हो जाता है। यही इतना काम करते हैं ये रस जो है, नींबू और इमली के रस, ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत को हटा देती है। तो चलिए आंसर लीजिए। आगे जो इसमें आंसर है, तांबे के मलिन बर्तन पर, तांबे के मलिन बर्तन पर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमी रहती है। तांबे के मलिन बर्तन पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमी रहती है जो नींबू या इमली के खट्टे रस से साफ करने के बाद हट जाती है या विस्थापित हो जाती है और बर्तन साफ हो जाते हैं। यही इसका जवाब है। जो तांबे का बर्तन होता है मलिन, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत जमी रहती है, और जो ही उस पर हम नींबू या इमली के खट्टे रस से उसको साफ करते हैं तो वह परत जो जमी हुई थी वो हट जाती है और बर्तन क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो हुआ ना एक प्यारा सा इसका खूबसूरत जवाब। तो इस तरीके से हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे धातु और अधातु वाले चैप्टर के, उसको हमने बताने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन तो कम थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ और क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया। तो ये लेक्चर्स आपका यहीं पे ही आज हम क्लोज करते हैं, और इसके बाद वाले अब आगे आपको नेक्स्ट वाली क्लास में हम अगला चैप्टर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसको हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम आपको एक तरीके से केमिस्ट्री का आपका चौथा लेसन होगा। केमिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए जो अभी चल रहा है लेसन। और अगर आप सभी लोग चैनल्स पर नए नए हैं तो अपने मोबाइल्स पर यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।